आज जिस पर्सनैलिटी से, जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। वो एक बहुत मशहूर अदाकारा हैं, वो एक बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं, पोइटेस हैं, और एक और शौक़ उनका है ट्रैकिंग का, दुनिया भर में घूमने का। तो एक ऐसी मशहूर शख्सियत जिसने 80 की दहाई से ऐसी ऐसी खूबसूरत फिल्में दी जो कि एक ख़ास क्लास के लिए, ऐसी हसासियत वाले लोगों के लिए जिन्हें एक साफ़ सुथरी और डिसेंट फिल्में अच्छी लगती हैं, बहुत उनमें मकबूलियत पाई। और ये कहा गया कि पैरेलल सिनेमा के दौर में जो मकाम स्मिता पाटिल या शबाना आज़मी जैसी मशहूर अदाकाराओं को मिला, उसी कद की एक और अदाकारा हमारे साथ में है। आदाब दीप्ति नवल साहिबा, स्वागत है आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि आपको देखा तो ये ख़्याल आया कि इतना मुकम्मल शाहकार, इतना कंप्लीट आर्टिस्ट, जो कि एक राइटिंग में, पोइटिस के रूप में, और यस ऑफ कोर्स सिनेमा के पर्दे पर तो है, तो किस तरह से हिंदी सिनेमा ने पाया वो पूरा सफ़र जो अमृतसर से न्यूयॉर्क होते हुए और बॉम्बे तक हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अमृतसर से मेरे पिताजी माइग्रेट कर गए 1971 में न्यूयॉर्क, सीधा अमेरिका गए, और टीचर थे। ही वाज हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदू कॉलेज अमृतसर। तो लैंग्वेज वाज हिज सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो माइग्रेट किए। उनके एक साल के बाद हम लोग सब, मैं और मेरी सिस्टर और मेरी मदर और हमारा छोटा भाई, we all went, and I tried to study various things like American theatre मैंने स्टडी किया, एस्ट्रोनॉमी स्टडी की। आपके सोलो एग्जीबिशंस लगी हैं कई जगह? जी हाँ, पेंटिंग्स मैंने हाँ, और उस बारे में बताइए, पेंटिंग्स का आपने कब शौक शुरू हुआ और किस तरह से? स्कूल में ही, आई थिंक व्हेन आई वाज इन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में, जहाँ अमृतसर में मेरी तालीम, स्कूल में एक सिस्टर ज्वेनी हुआ करती थी, शी वाज अ फ्रेंच नन। उन्होंने मुझे पहले पेंटिंग, उनकी क्लास मैंने ज्वाइन की, तो उनसे पहले मैंने पेंटिंग शुरू की सीखना। लेकिन माय मदर इज़ अ पेंटर, हिमाद्री नवल, शी इज़ अ पेंटर। और मामा स्केचेस ही किया करती थी घर में, आम ही, मतलब उनका बीच बीच में खाना बनाया, ये किया वो किया, हम सबको जैसे जैसे हमारी परवरिश, बीच बीच में उनकी स्केचिंग और ये पेस्टल्स और ऑयल्स चलते रहते थे। तो आई डिड लर्न फ्रॉम हर। एक्टिंग में कब रुझान हुआ? शायद मैं 7 या 8 साल की थी जब मुझे इतना मालूम पड़ गया था कि मैं आई एम गोइंग टू बी एन एक्ट्रेस, और दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। ये बात समझ आ गई थी, ये बहुत क्लियर था। लेकिन किसी और को इसका इल्म नहीं था बिल्कुल भी। घर में मजाल है, किसी को इतना भी मालूम पढ़ने दिया कि ऐसा कोई शौक़ है, बिकॉज बहुत डांट पड़ती है और अजीब सा कुछ रिएक्शन अलग से होता, बिकॉज इट वाज वेरी एकेडमिक एनवायरनमेंट एट होम। एकेडमिक एंड ट्रेडिशनल। हाँ, दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं, वो डैड प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अंग्रेज़ी में, और मामा भी टीचर रहीं। तो ये लगा कि इनको ना पता चले तो ठीक है पता चल गया तो शायद मुश्किल हो जाएगी। ओनली आफ्टर आई फिनिश कॉलेज आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं एक्चुअली इंडिया जाके हिंदी फिल्म्स में एक्टिंग करना चाहती हूँ। तो वो काफ़ी एक धमाका हुआ घर में, थोड़ा छोटा मोटा, लेकिन काफ़ी हैरान हुए वो कि कब से ये शौक़ पैदा हो गया, कभी हमें तो ऐसा कभी कुछ लगा ही नहीं तुम्हें देख के कि तुम्हें ऐसा कोई कुछ इस तरह का एम्बिशन पाल सकती हो। बिकॉज आई वाज टोटल इंट्रोवर्ट, कम्प्लीटली आई वाज वेरी शाई, बहुत इंट्रोवर्टिश मेरी मतलब एडोलेसेंस रहा। तो इसलिए वो थोड़ा सा झटका हुआ। बट देन माई फादर सपोर्टेड मी। ही सेड अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा चाहत हो उसके लिए, तो शायद वो हम उसे अच्छे से कर पाएँ, ना कि किसी और प्रोफेशन में आपको ज़बरदस्ती डाल दें जिसमें आपका मन ही नहीं है, दिल ही नहीं है वहाँ, तो वो एक्सपेक्ट करें कि बहुत अच्छा कर लेंगी। तो इससे अच्छा है कि आपको इसी में। तो ही इनकरेज मी, एंड दैट्स हाउ आई केम। जब जुनून आपने की पहले 78 में? जी। अच्छा, वो किस तरह से मिली वो फिल्म आपको? जब मैं यहाँ बॉम्बे में आई इंडिया में, तो मैंने कुछ नाम लिखे हुए थे अपने लिस्ट में कि ये डायरेक्टर्स, इनके साथ काम करना है। जैसे कि ऋषिदा का नाम सबसे पहले था। अच्छा। श्याम बेनेगल, बाशु भट्टाचार्य, गुलजार साहब,
आशु चैटर्जी, तो इस तरह के जो नाम थे, उसमें सत्यजीत रे भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ। व्हेन आई केम, वहाँ पे जब मैं थी न्यूयॉर्क में, तो मैं एक रेडियो प्रोग्राम किया करती थी। तो जो पर्सनालिटीज़ वहाँ आई उन दिनों मेरे कॉलेज के ज़माने में, राज कपूर साहब आए, दिलीप साहब भी आए, सुनील दत्त जी आए वहाँ, और साधना जी आई। तो मैं उनको इंटरव्यू करने चली जाती थी। अपना ऐसे एक रेडियो रिकॉर्डर था, वो लेकर के हम लोग स्टूडेंट्स की तरह ऐसे वहाँ पहुँच जाते थे, और वो सब मिलने का मौका हुआ इन लोगों से, गुलजार साहब से भी। तो व्हेन आई केम बैक हियर, तो हेमंत दा से मैं वहाँ मिली थी। तो हेमंत दा की बेटी है रानू मुखर्जी, जिन्होंने वो गाना गाया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। शी एंड आई बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उनसे दोस्ती हुई, उनके घर में आना जाना रहा। तो शी टुक मी टू ऋषिकेश मुखर्जी। तो ऋषिदा से मुलाकात उनके थ्रू हुई, और ऋषिदा ने फिर बाशु भट्टाचार्य उनसे मिलवाया। तो इस तरह के एक जान पहचान, वो 3 4 5 लोगों से जान पहचान हुई। एंड देन आई सेड नो, बट आई हैव टू मीट श्याम बेनेगल, बिकॉज उनकी मैंने 2 फिल्में देखी थी। तो फिर शायद किसी ने मुझे उनसे मिलवा दिया, या मुझे ले गए उनके ऑफिस। तो श्याम बेनेगल से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि एक फॉरहेंस टूथपेस्ट का मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी स्माइल अच्छी है तो एक ऐड कर दो, वो तुम्हारे लिए एक स्क्रीन टेस्ट की तरह हो जाएगा। तो आई डिड दैट, बट आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, आई डिडंट वांट टू बी अ मॉडल। तो मुझे बस कर दिया ऐसे ही। तो उसके बाद फिर जब वो जुनून शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे कि रोल तो ऐसा कुछ नहीं है, बस 2-3 सीन है, आके कर दो, बट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच ऑल दीज अदर huge big actors like शशि कपूर, जेनिफर कपूर, शबाना आजमी, हाँ, और कुलभूषण खड़बंदा, नसीरुद्दीन शाह। हाँ, वो सब मुझे उनको देखने का मौका मिला, और ऑब्जर्व करने का, वो कैसे सीन को टैकल करते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। मेरी वही स्टडी थी। उससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में कोई स्टेज पे जाके कुछ ना तो कोई नाटक किया, कुछ नहीं। आई वाज जस्ट अ वेरी शाय गर्ल। आई डिडंट, बट अंदर से कुछ था। एक बात आपके बारे में कही जाती है कि आपकी खामोशी बहुत बोलती है, आइज़ आपकी बहुत ज़्यादा बोलने वाली हैं। तो ये जो आर्ट है, चूँकि आपका पहला का कोई बैकग्राउंड तो था नहीं थिएटर का, तो किस तरह से किसने पहचाना पहले? आई थिंक थिएटर का नहीं था, इसलिए थोड़ा बचपचा हो गया। नहीं तो शायद मैं हर चीज़ शायद थिएट्रिकल अंदाज में करने की कोशिश करती, या ड्रामेटाइज करती। आई थिंक जैसे नसीरुद्दीन शाह हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि तुमने एक्टिंग सीखी नहीं। जो इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, बड़े इन द सेंस कि जिन्होंने सिनेमा की लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया, अपना तरीका एक इजाद किया, उसमें दखल उनका था, चाहे वो श्याम बेनेगल हों, ऋषिदा हों, या फिर आपके बड़े सारे बड़े नाम, अमोल पालेकर हैं, या भीमसेन जोशी का संगीत वगैरह, वो टीम पूरा एक बहुत ही रिफाइंड टेस्ट के जो लोग थे, उनके साथ काफ़ी सही प्रांस पे हुई। तो आपने उनके साथ ज़्यादा काम किया, और ऑडियंस ने बहुत एक्सेप्ट भी किया उस चीज़ को लेके। तो ये जो एक प्रायोरिटी थी, माने जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा जिसको आप कह रहे हैं, और उसके एक समानांतर दूसरी चीज़ जो चल रही है, उसमें आपकी ज़्यादा प्रेजेंस रही, ज़्यादा मौजूदगी रही। ये जो डेलिबरेटली था या एक इत्तेफाक था? नहीं, डेलिबरेटली था, बिकॉज मैं सोच समझ के जब आई थी बॉम्बे, तो मुझे इतना मालूम था कि मैं वो घाघरा पहन के कैमरे के सामने मटकना नहीं है मुझे। आई वांट टू प्ले वुमेन। बात की भी जो फिल्म है, कथा खास तौर पर, और भी जो पूरा क्रम है उससे, या मेमोरीज ऑफ मार्च, हमने अभी ऋतुपर्णो गोष्ठी पर पूरा एक प्रोग्राम बनाया था उनकी डेथ के बाद। तो ये ऐसी फिल्म है जो इंसानी रिश्तों की परतों को बहुत गहरे जो है छूती हैं, स्पर्श करती हैं, बहुत अलग किस्म की हैं, शायद हर इंसान उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो वो जो सफ़रनामा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, स्टार्टिंग विद चश्मे बदूर कथा हो गई, उसके बाद साथ साथ आई, वो भी बहुत, मेरी और फारूक जी की जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद मुझे एक ऐसा फेज़ में महसूस करने लगी कि आई वांट टू प्ले मोर इंटेंस कैरेक्टर्स। तो वो सफ़र कमला से शुरू हुआ,
जी। ओह। मैंने बहुत सारी फिल्में जो हैं वो ना कहना शुरू किया, रिफ्यूज़ करनी शुरू की, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग मोर इंटेंस, समथिंग विच कैन नॉट बी ईजिली कि गए, हाँ हुआ, अच्छा बहुत मज़ा आया, देखिए और फिर भूल गए और घर चले गए वापस। आई वॉन्टेड कि लोग कुछ लेके जाएं अपने साथ, कुछ ऐसी चीज़ जो उनको सोचने पे मजबूर करे। तो वो एक सेकंड फेज़ था मेरी करियर का, जो कमला, मोहन जोशी हाजिर हो, तपन सिन्हा की एक फिल्म मैंने की जिसका नाम है दीदी, वो देन लेटर ऑन वेंट ऑन टू फिल्म्स लाइक अभी हाल में तपन जैसे सिन्हा की जो दीदी का आपने अभी कि वो भी बहुत इंटेंस उसमें जी, कैरेक्टर हाँ, आपने किया है, जी, और उसमें जो भाई, छोटे भाई के साथ जो आपके रिश्ते वो एक प्रोस्टिट्यूट का रोल है, जहाँ एक भाई उसको लेने जाता है कि चल मेरे साथ, मैं तेरे को लेने आया हूँ, एंड शी कांट गो बिकॉज शी हैज़ नोवेयर टू गो बैक टू। तो फिर वो उसको समझाती है, और वो बहुत इंटेंस पेथोस वाला वो स्टोरी थी। तो वो करते करते फिर मेमोरीज इन मार्च जैसी फिल्म की, और फिराक नंदिता दास ने जो बनाई वो की, और उसके बाद अभी ये हाल में कुछ 2-4 फिल्में करते करते कम टू लिसन अमाया, जो लास्ट मेरी और फारूक शेख की फिल्म रही, जिसमें फारूक जी के साथ फिर से बहुत अरसे के बाद, एक लंबे अरसे के बाद फिर से हमें लीड रोल्स करने का मौका मिला। मेमोरीज इन मार्च, जहाँ की एक माँ अपने बेटे की अस्थियाँ लेने जाती है और पता चलता है दैट हर सन वाज गे, तो कैसे शी हैज़ टू कम टू टर्म्स विद दैट। आपके को आर्टिस्ट रहे और बहुत फिल्में आपके साथ उन्होंने की। अभी रिसेंटली उन्होंने वफात पाई, फारूक शेख की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फिल्में शायद आपने उन्हीं के साथ में की, 9 फिल्में उनके साथ में की। उस पूरी केमिस्ट्री को किस तरह से आप डिफाइन करें? मेरी फारूक की केमिस्ट्री के लिए आप सही को क्रेडिट दीजिए, लेकिन बिटवीन द टू ऑफ अस, बिकॉज वी आर बोथ, हम लोग नेचुरल एक्टर्स हैं, दोनों स्पॉन्टेनियस एक्टर्स रहे हमेशा, और इंस्टिंक्टिवली काम करते रहे, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स की हों, मुझे तो कोई याद नहीं कि फ़ारूक के साथ कोई रिहर्सल हुई हो बहुत ज़्यादा। हाँ, लाइंस वगैरह कर लेते थे। तो वो जो केमिस्ट्री चश्मे बदूर से स्टार्ट हुई, वो फिर अगली 7-8-9 फिल्मों तक कैरी ऑन, बहुत कामयाब रही जी, बहुत लोगों ने पसंद भी खूब किया उसको। जी, वी बिकेम द क्विंटेसेंशियल रोमांटिक पेयर ऑफ द पैरेलल सिनेमा ऑफ द 80s। आज उनको किस तरह से आप याद करती हैं, फारूक शेख के उस पूरे? बहुत बेहतरीन एक्टर, बहुत सेंसिटिव, और कंप्लीटली बहुत कॉन्फिडेंट, इतने कंफर्टेबल कर देते हैं एज अ को स्टार आपको, कि आपको लगता नहीं कि मैं किसी के साथ, मुझे ये तो भाई थिएटर से हैं और मैं नहीं हूँ, मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है, तो मैं किसी वन अगेंस्ट दी अदर हम लोग काम करने जा रहे हैं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं। अच्छा, आपने ये कब तय किया कि भाई एक्टिंग के साथ साथ हम डायरेक्शन भी करें, हिदायतकार भी आप बनी, तो वो कब आपने फैसला लिया? आई थिंक क्योंकि लिखने का शौक हमेशा से था, तो डायरेक्शन वाज कभी ना कभी वो आना था, वो फितूर कि ये करना है, क्योंकि अपने खुद के इतने आइडियाज़ होते हैं। आप जाते हैं, आप फिल्म करके आ जाते हैं, आप कोई रोल कर लेते हैं, एंड यू कीप ऑन डूइंग द रोल्स, बट दे आर समबडी एल्सेस कॉन्सेप्ट, किसी और की इंटरप्रिटेशन है, किसी और ने लिखा है। सो योर ओन माइंड, इफ़ यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, एज दे से, इफ़ यू आर अ थिंकिंग एंड अ पर्सन एंड अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, देन देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको आप जिनके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो तो तभी निकलेंगी, या तो आप उनको लिखिए या किसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएं, तो फिर अच्छा, वो होना ही था। जी, आप एक मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी हैं, बहुमुखी प्रतिभा आपके अंदर है, तो ये बताइए ईमानदारी से कि एक हिदायतकार के रूप में, एक एक्ट्रेस के रूप में, एक पोएटेस के रूप में, या एक स्टोरी राइटर की, स्टोरी टेलर के रूप में सबसे अपने सेंटर के करीब कब होती हैं आप? आई थिंक इट्स वेरी क्लियरली व्हेन आई एम राइटिंग, बिकॉज वहाँ कोई झूठ नहीं है, वो जो भी है वो जो जैसे पोइट्री है, पोइट्री में आप झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, जो आपने महसूस किया आप वो कह रहे हैं, आप उस जो लिख रहे हैं आप, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट, सो इट कम्स आउट, क्लोजेस्ट टू मी विल बी writing.
आज हिंदुस्तान की पहचान दुनिया के सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले मुल्कों में है। मयार के लिहाज से ख़ासतौर पे विश्व सिनेमा के बरक्स आप कहाँ पाती हैं हिंदुस्तानी फिल्मों को? कुछ आपको लगता है किस पायदान पे खड़ा है आज देश? आई थिंक टेक्निकली वेरी एडवांस्ड, एट पार, नैरेटिव एट पार, नैरेटिव फॉर्म वाइज ऑल्सो, लेकिन कुछ जो खासियत थी इंडियन सिनेमा की वो था सोल। आप गुरुदत्त, बिमल रॉय, सत्यजीत रे सब पीछे जैसे जाते जाएंगे, आपको वो जो सोल है वो आज की फिल्मों में नहीं नज़र आता। तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ खुद। तो मैं यही एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि यहाँ हमसे कुछ छूट गया है, छूटता जा रहा है, और हमें जल्द ही उसको वापस पकड़ना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी लॉस्ट। ऐसा तो नहीं कहीं मार्केट फोर्सेस जो हैं, दोज हु कंट्रोल फिल्म इंडस्ट्री टुडे, दे आर डिक्टेटिंग टर्म्स और दे आर इन्फ्लुएंसिंग द ट्रीटमेंट? हाँ, थोड़ा तो कॉर्पोरेट्स के आने से ये फ़र्क तो हुआ ही है। बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हो गई फिल्म्स, तो अनरियलनेस जो है फिल्मों में वो काफ़ी हद तक बहुत उसका प्रेजेंस बहुत वास्ट हो गई है। तो बट एट द सेम टाइम आई मस्ट से कि जैसे सत्या जैसी फिल्में आई थी, तो एक अरसे के बाद जो आर्ट सिनेमा ख़त्म हो गया था, एक दौर ख़त्म हो गया था, स्मिता जी चली गई थी, नसीर ने आर्ट फिल्म्स करनी बंद कर दी थी या प्रोक्लेम कर दिया था कि मैं अब नहीं करूँगा, और वो उस तरह का सिनेमा एक तरह से ख़त्म हो गया था। वो सत्या जैसी फिल्म से वापस एक दौर आया, बट दे वर नॉट स्लो मूविंग आर्ट फिल्म्स, दे वर पेस, हाँ, एंटरटेनमेंट उसमें थी, लेकिन मुद्दा भी बहुत स्ट्रांग था। अच्छा, दो चीज़ें, एक हिदायतकार के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, और एक एक्ट्रेस के रूप में, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगी, अभी जहन में है आपके? फिल्में बनाना चाहूँगी, और अगर मुझे फंड्स मिलें आगे चल के भी, जिस तरह के सब्जेक्ट्स मैं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो स्लो पेस्ड बहुत ज़्यादा वैसी फिल्मों में नहीं बिलीव करती। आई थिंक थोड़ा ड्रामा। अच्छा, एक अब सबसे जो आपका पहला संग्रह था, लम्हा लम्हा, उसके बारे में थोड़ा बताइए, और अगर आपको याद हो कोई छोटी मोटी किसी कविता का कोई अंश, तो वो हमें सुना दें। हाँ, जब कॉलेज में थी न्यूयॉर्क में, तब बहुत शौक था ना उर्दू पोइट्री, तो वो पीरियड जो है वो फिर आगे तक, यहाँ तक आ गई थी, इंडिया आ गई थी। अमृता प्रीतम जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपने पब्लिशर से कहा, ए कुड़ीता बड़ा चंगा लिखती है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, कितनी पोइम्स हैं आपके पास? मैंने कहा होंगे कोई 50-60। कहते हैं 70 पोइम्स कर लीजिए और दे दीजिए। तो फिर वो पब्लिश हुआ। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, कुछ ना कहें। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, कुछ ना कहें। अपनी अपनी तन्हाइयाँ लिए, सवालों के दायरों से निकलकर, रिवाजों की सरहदों के परे, हम यूं ही साथ चलते रहें, कुछ ना कहें। तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, मैं भूली हुई कोई नज़्म न दोहराऊं। तुम कौन हो, मैं क्या हूँ, इन सब बातों को बस रहने दें, कुछ ना कहें। चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये सब कुछ जो आप हासिल करना चाहती हैं, वो सारी बातें जो आप कहना चाहती हैं, वो सारी फिल्में जो आप बनाना चाहती हैं, बनाएं और जल्दी बनाएं। आप दूरदर्शन के स्टूडियो आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।